सो गाइस, वेलकम बैक टू टीडीएस एकेडमी अगेन। तो आपने तो सब लोग ने फिजिक्स का सोल्यूशन अभी तक देख लिया होगा। तो आज है केमिस्ट्री की बारी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलिए केमिस्ट्री का सोल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग को बोला है कि मास परसेंट ऑफ सी एंड एच दिया है। वो है 6:1 कहाँ, CCH HY OZ। और बोला है कि जो इफ और जेड का क्या बोला है कि इट कंटेन्स हाफ एज मच ऑफ ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ CH HY completely to CO2 and H2। तो उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे। तो व्हाट वी कैन डू इज 6 into 1 into y, because like if we just consider, right, 12 into x, which is the actual weight, 12 into x by y into 1 is equals to 6:1, right? So if we compare both sides, we will get that 6 y is equals to 12x. From there, we can conclude that y is equals to 2x. So from there, we can get one relation. We can consider it as one. Again, like we know this is the general formula for burning any alkane in presence of oxygen. So CXHY plus O2 will give X times CO2 plus Y by 2 times H2. So instead of Y, we can substitute that equals to 2x. From there, we will get CXH2 HY or H2X plus O2 will give X CO2 plus X H2. From that, the oxygen needed we will calculate as 3x, and then the Z is half of oxygen, so 1.5x. If we just put everything in the formula and then we just multiply it to make the whole number form, we will get that C2H4 and O3 is the formula of the compound. So we got our answer, that is option number C, that the answer is C2H4O3. Moving on to the second question, we have that 6.3 gram of oxalic acid, जो कि आप ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट बोल दिया है, इज मेड अप टू 250 ml। वॉल्यूम दिया हुआ है 0.1 ml। उसके बाद बोले न्यूट्रलाइज करना है टू ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एन फैक्टर तो आपको पता है क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड का, 2 होता है। एन फैक्टर निकाल लिया, उसके बाद नॉर्मलिटी का आपको फॉर्मूला पता है कि वेट होता है इंटू गिवन वेट इंटू आपका हो जाता है एन फैक्टर इंटू 1000 divided by the molecular weight and into the volume of the solution. So इसमें अगर आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको मिलेगा कि इक्वल्स टू 0.4। तो उसके बाद हम लोग को ये वाला इक्वेटिंग इक्विवेलेंस अगर करें, मतलब N1V1 इक्वल्स टू N2V2, उधर से हम लोग को मिल जाएगा V2 का वैल्यू 40। तो हम लोग का आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है 40। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हम लोग को दिया है कि 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड। उसका क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ दिया है कि 0.06 नॉर्मल इन अ फ्लास्क। आफ्टर एन आवर इट वाज फिल्टर्ड एंड स्ट्रेंथ वाज फिल्टर्ड वाज फाउंड टू बी 0.042 नॉर्मल। तो हम लोग को पूछा है कि द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ चार्कोल। ठीक है, ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी होता है कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो उधर से आपको मास ऑफ एसिटिक एसिड निकल जाएगा, जो कि आपका आएगा 0.126 ग्राम। उसके बाद आपको और एक कैलकुलेशन करना है ताकि उधर से आपको ये वेट मिले। एक्चुअली में उसका ओरिजिनल वेट क्या था, ये तो हुआ आफ्टर 1 आवर उसका वेट क्या हुआ। ठीक है, तो हम लोग उसका कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं 0 पॉइंट, हम लोग का ओरिजिनल ये पता है क्या है, उसका स्ट्रेंथ 0.06 नॉर्मल होगा। तो 0.06 इंटू अमाउंट ऑफ मतलब कितना प्रेजेंट है वो भी पता है, इंटू उसका वेट है 60। उधर से हम लोग को मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1000। तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, इससे हम लोग को मिल जाएगा ओरिजिनल वेट ऑफ एसिटिक एसिड। तो उधर से हम लोग ये ओरिजिनल वेट और ये है लेफ्ट आउट वेट, तो उधर से मिल जाएगा कि कितना मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड बाद में मतलब एब्जॉर्ब हुआ। और आप लोगों को पता था कि 3 ग्राम ऑफ चार्कोल था, तो पर ग्राम कितना एब्जॉर्ब किया होगा, 18 मिलीग्राम, सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट। ये तो आप लोग देख कर ही कर सकते हो। लोएस्ट डाइपोल मोमेंट देखिए, डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, जो कि मॉलिक्यूल होगा, हम लोग मॉलिक्यूल देखेंगे कि क्या क्या कनेक्टेड है। कार्बन का ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, सोचिए
तो CH Cl3 जब हम लोग करेंगे तो 3 Cl ऐसे रहेगा, 3 Cl। तो और इधर हो जाएगा आपका H। ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि इधर से Cl पुल कर रहा है, इधर पुल कर रहा है, इधर पुल कर रहा है। उसके बाद आप अगर देखेंगे इधर क्या हुआ, तो नेट डाइपोल मोमेंट शिफ्ट कैसा आया, इधर आया। इसके बाद CH2Cl2, अगर आप इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या होगा ना, ये ऐसा H, इसके बाद इधर H, इधर Cl, इधर Cl। इसका नेट डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। CCl4 का तो होगा ही नहीं डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ऑल साइड्स में उसका पुल करेगा, Cl ऑल साइड्स में प्रेजेंट है। तो Cl इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करेगा। तो आप लोगों का नेट डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, मतलब ऑल साइड से आप लोगों का नेट डाइपोल मोमेंट कट के जीरो। और CH3Cl में क्या होगा, इसका आप देखेंगे तो CCl, H, H, इधर देखिए अकेला Cl अकेला पुल कर रहा है। ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें 3 Cl पुल कर रहा था, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था ना, इसका Cl का इफेक्ट इसका Cl का इफेक्ट से कट जा रहा था। सिर्फ एक Cl और इसका H से बच रहा था। इधर क्या हो रहा है, इधर 3H और ये अकेला पुल कर रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। देखिए ये भी बोला है, CCl4, CH Cl3, CH2Cl2, CH3Cl, ऑर्डर भी बोल दिया है। तो हम लोग को इधर से क्या पता चला है कि CCl4 का सबसे लोएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा और CH3Cl का सबसे ज्यादा। ठीक है। और हम लोग को, सॉरी, हम लोग को लोएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछना, तो इसका आंसर होगा, सॉरी, इसका आंसर ये CH3Cl में CH3Cl4 होगा। ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज VACPR थ्योरी के ऊपर बेस करके बोला है कि FBRB एंगल इन BRF5 90 डिग्री कितना होगा। तो इसके लिए आपको आपको बॉन्ड बनाना, मतलब स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो एंगल्स होगा, देखिए BRF5 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2। ठीक है। तो ज्योमेट्री एंड शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर पिरामिड, या तो और इसके बाद ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से तब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से कम हो, इसलिए एफ एफ क्या बोलते हैं BRF5 में कोई आपका 98 डिग्री एंगल। ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को बोला है कि स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज Li2 माइनस एंड Li2 प्लस। तो हम लोग स्टेबिलिटी कैसे करते हैं, इन अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कर सकते हो, Li2 का 1 होगा, Li2 प्लस और Li2 माइनस दोनों का 0.5 सेम हो जाएगा। तो आप लोग जब सेम होगा तो आप उसमें कैसे कंपैरिजन करोगे, देखिए Li2 माइनस में आपको इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, इसके वजह से वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। और Li2 प्लस उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, इसलिए उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। और इसका तो बॉन्ड ऑर्डर वैसे भी बड़ा है, तो इसके लिए आप लोगों का ऑर्डर क्या आ जाएगा, Li2 प्लस देन Li2 माइनस। ठीक है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उतना आपका ये स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, Li2 प्लस Li2 माइनस, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेसेस द बॉन्ड एनर्जी हैज इंक्रीज एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। ठीक, देखते हैं। तो जब NO से NO प्लस में जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है 2.5 से 3। और जब मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से वो डायमैग्नेटिक जा रहा है। O2 से O2 प्लस जब होगा तो 2 से 2.5 इधर भी बढ़ रहा है, और पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो रहा है, तब होगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाए। उसके बाद N2 और N2 प्लस में क्या हो रहा है, डिक्रीजेस टू C2, ये तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं हो रहा है। और C2 प्लस में क्या हो रहा है, डिक्रीज, फिर से डिक्रीज कर रहा है, इसको चेक बिना करे हम लोग बोल सकते हैं कि यह ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो हम लोग आंसर क्या क्या आ गया, ये होगा आपका NO से NO प्लस, O2 से O2 प्लस, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा है कि LiCl, RbCl, BeCl2, MgCl2, ये कंपाउंड्स में ग्रेटेस्ट और लीस्ट आयनिक कौन सा होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि BeCl2 का सबसे साइज छोटा होता है, इसलिए उसका आयनिक कैरेक्टर भी सबसे कम होता है। प्रेजेंस रूल्स क्या बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका साइज होता है। कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जितना छोटा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर उतना कम। तो Rb प्लस का सबसे बड़ा आयनिक साइज है, इसलिए उसका आयनिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा। तो हम लोग का आंसर मिल गया कि इसमें ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पूछा है ना, तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपका RbCl,
और ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स O2 अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो आपको तो ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि Pb3O4 प्लस H2 का तो रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि वो इंसॉल्युबल है। उसका KO2 का अगर रिएक्शन देखेंगे तो उसमें हम लोग को O2 मिल रहा है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे कि NO2O2 प्लस H2H2O, उसका भी कोई O2 नहीं निकल रहा है, H2O2 सिर्फ निकल रहा है, और Li2O2 का भी सेम। तो हम लोग का आंसर क्या होगा इसमें, सिर्फ KO2 होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू सॉल्यूशन। ये बात एकदम करेक्ट है, स्टेटमेंट वन। और बोल रहा है कि अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया की सॉल्वेटेड स्पीशीज ऑफ द टाइप MnH3n+। ये भी सही बात है। लेकिन क्या स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का जस्टिफाई कर रहे हो ये? क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया गिव सॉल्वेटेड स्पीशीज ऑफ टाइप MnH3+, ठीक है, लेकिन जो डीप ब्लू कलर देता है वो इसके वजह से नहीं होता। वो किसकी वजह से होता है? वो है आप लोगों का, ये जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये वेयर द कलर इज ड्यू टू द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से हम लोग को डीप ब्लू कलर मिलता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला वाला देखिए, कैलकुलेट आ गया है, तो वेट ऑफ सी आ गया आपका 25, 24, ये सही है। उसके बाद इस वेट ऑफ CaCO3 कैलकुलेट करिए, नंबर ऑफ मोल्स, मोल वेट, तो इससे भी 100 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखेंगे कि 0.635 डिवाइडेड बाई 63.5, जो कि एटॉमिक वेट ऑफ सी होता है, तो इसका आंसर अलग आया, ये नहीं होगा। और लास्ट वाला चेक करेंगे तो इसका आ जाएगा वॉल्यूम एट NTP 11.2 होता है और 22.4 होता है ओरिजिनल, तो इससे आप लोगों को कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.5। तो हम लोग का आंसर क्या क्या हुआ, A, B एंड D। हाँ, तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को इजी लगा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.2 मोल Na2PO4, ये होगा सॉरी NH3 हो जाएगा, Na3PO4 एंड 0.5 मोल ऑफ BaNO3 होल ट्वाइस आर मिक्स इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन? ठीक है। पहले आप इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन अच्छे से बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आप जैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके हिसाब से पूरा रिएक्शन हो जाएगा। तो लिमिटिंग रीजन के हिसाब से आपको कितना, देखिए मोल्स ऑफ BH3 बेरियम फॉस्फेट कितना होगा, जितना लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा उतना ही होगा ना, तो 0.2/2 हो जाएगा। उससे आपको मिल जाएगा कि 0.1 मोल बेरियम फॉस्फेट होगा। उसके बाद देखिए मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड बेरियम कितना होगा। मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड बेरियम होगा कि ओरिजिनल बेरियम, मतलब जो ओरिजिनल बेरियम नाइट्रेट था, उसके बाद जितना ऑलरेडी रिएक्ट कर गया, तो उससे मिल जाएगा कि अनरिएक्टेड कितना, उधर से आपको मिल गया कि 0.2। वही बेरियम प्लस 2+ आयंस भी हो जाएगा। और जितना रिएक्टेड बेरियम आयंस था वो क्या होगा उसमें से, वो हो जाएगा 0.1 मोल बेरियम फॉस्फेट पे प्रेसिपिटेट कर। तो आप लोग उसके बाद सोल्यूशन से आपको पता चल जाएगा कि Na+ कितना होगा, 0.2, क्योंकि वही आपका लिमिटिंग रीजन था, तो Na का तो वो 0.2 × 3 हो जाएगा। और मोल्स ऑफ NO3- कितना होगा, 0.5 इंटू 0.5 क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन 0.5 था। और देखिए नंबर ऑफ नाइट्रेट पर बेरियम नाइट्रेट कितना था, 2, 0.5 × 2, तो टोटल 1 मोल हो जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर क्या क्या होगा, सेकेंड 0.1 मोल होगा। हाँ, तो आप इधर से मोलरिटी जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1, और इसका आंसर आएगा 0। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ऑप्शन कंटेन सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स पोजेस परमानेंट डाइपोल। तो देखिए डाइपोल मोमेंट में आप देखिए, पहले वाला तो CO2 BaCl2 अगर कहीं हुआ तो उसका आप देखेंगे कि आइडेंटिकल डाइपोल होते हैं ओरिएंटेड 183 के। क्या होता है, देखिए CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, CO2 ऐसे वो होता है, इसके साथ ये होता है, तो दोनों साइड से सेम खींच रहे, दोनों साइड से हो, इसके लिए इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो सिमिलरली BaCl2 का भी सेम रीजन होगा। तो उसके बाद देखिए बोला है कि इफ 3 आइडेंटिकल डाइपोल वेक्टर्स आर ओरिएंटेड एट एंगल 120 डिग्री दे कैंसिल ईच अदर, जो कि BF3 का केस है। तो इसका भी आंसर आपका 0 हो जाएगा डाइपोल। और SF6 का आपको एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसकी वजह से उसका भी आपका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो ये सब ऑप्शन में देखिए कहाँ कहाँ है। इधर है देखिए BCl2 हो गया, CO2 हो गया, SF6 और BF। तो आपका ऑप्शन ए में देखिए कोई नहीं है, ये तो सही है, डाइक्रोमेंट होगा। और SO2 CCH है, इसमें भी आपका डाइक्रोमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कंपाउंड्स विथ टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंटर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ स्ट्रक्चर बना लीजिए, सिर्फ स्ट्रक्चर बना लीजिए तो आपको मिल जाएगा कि ये एक हो जाएगा आपका ClF3 और एक हो जाएगा आपका HCF4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपाउंड्स फाउंड अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस। ठीक है, फिर से हम लोग बना लेंगे इक्वेशन। 4Na+O2, 2Na2 और ट्रिस्टर पेरोक्साइड, और बोल रहा है कि Na+O2 हो जाता है Na2O2 होता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही लिख देंगे, ऑप्शन हो जाएगा Na2O2 और Na2। ठीक है, इसमें बोला है कि सोडियम सल्फेट इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर बेरियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल। देखिए हम लोग सोल्यूबिलिटी किसके हिसाब से करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी। जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है और लैटिस एनर्जी, तो सॉल्ट सोल्यूबल ज्यादा होता है, और वाइस वर्सा। तो इसके हिसाब से देखिए हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज मोर देन लैटिस एनर्जी, इसलिए वो ज्यादा सोल्यूबल होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद बोला, ऑप्शन बोला है कि लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज मोर देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। सही बात है, क्योंकि वो स्पेरिंगली सोल्यूबल। तो हम लोग का ऑप्शन होगा A और B। लैटिस एनर्जी हैज नो रोल टू प्ले, ये तो गलत बात है। और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज लेस देन इट्स लैटिस एनर्जी, तो ये स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट गलत हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पेयर ऑफ रिएजेंट्स दैट यील्ड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। तो हम लोग को पहले रिएक्ट करना है। पहला वाला इक्वेशन आप जब बनाओगे तो आपको दिखेगा कि Na+ के साथ आप जब अमोनिया रिएक्ट करोगे तो Na+ और उसके साथ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसकी वजह से ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। सेकेंड इक्वेशन में K+O2 अब जब करोगे तो उधर से आपको O2- मिलेगा, जो कि पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। Cu के साथ जब आप नाइट्रिक एसिड के रिएक्ट करोगे तो आप लोग को मिलेगा 2NO, उसके साथ H2 और CuNO3 ऑल्टराइड। तो उधर आपको दिखेगा कि NO पैरामैग्नेटिक है, क्यों, उसके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाला जब आप रिएक्ट करोगे इथाइल एंथ्राक्विनोल, उसके साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि H2O2 इज डायमैग्नेटिक। आपका आंसर क्या क्या होगा, A, B एंड C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। Chemical reaction between stoichiometric quantities of KMnO4 and Ki in a weakly basic solution. What is the number of moles of I2 released for 4 moles of KMnO? ठीक है, तो इक्वेशन पहले सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। KMnO4 प्लस KI वीक, वीक और बेसिक में हो जाएगा Mn2 + I2। KMnO4 से MnO2 मिलता है, तो उधर से आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए, इन फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। सिमिलरली एन फैक्टर I2 का भी निकाल लीजिए, और उसके बाद आप एन फैक्टर हो जाएगा आपका एक 3 और एक का आएगा 2। तब इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स है। उधर से आपको मिल जाएगा मोल्स ऑफ I2 हो जाएगा आपका 6। तो आपका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बोल रहा है इज कम्प्लीटली यूज बाय NiCl2 6H2 फॉर्म अ स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको ठीक है। तो आप इक्वेशन फिर से बना लीजिए। इक्वेशन बनाने के बाद, इक्वेशन बनाने के बाद आपको किसका वेट पूछा है, बोला है कि ऑफ निकल होते हैं। Okay, the combined weight of gypsum and nickel, combined weight of gypsum and nickel ammonia coordination compound thus produced। तो ये वाला आपका वेट पूछे इसका, आपको एक एक एलिमेंट का वेट पता है, आप इक्वेशन लिख लिए तो आपको उधर से आप टोटल वेट कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि आएगा 2992 ग्राम। इसका आंसर क्या आएगा, 299, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 2992 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अमोंग H2 He2 प्लस ये सब आयंस और जो एलिमेंट्स है उसके बोल रहे हैं कि डायमैग्नेटिक स्पीशीज कौन। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप एमओटी बना लीजिए, सबका एमओटी से आपको निकल जाएगा। सबका एमओटी बनाने के बाद आप देख लेंगे कि डायमैग्नेटिक स्पीशीज क्या होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड होगा। तो आपको मिलेगा कि H2 Li2 Pe2 C2 N2 एंड F2, ये सब हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, बाकी सब हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। तो कितना बना, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर हो जाएगा इसका भी आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिस्ट ऑफ स्पीसीज हैविंग द फॉर्मूला XZ4 इज गिवन। ठीक है, जेड के जगह में एफ है, F4 ठीक है। एक्स के जगह में आपका है XC SSI BF4 BF4। ठीक, तो आपको बोला है कि डिफाइनिंग द शेप ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ एक्स एंड जेड द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग स्क्वायर प्लेन। ठीक है, आपको निकालने की कौन सा स्क्वायर प्लेन बना लेते सबका स्ट्रक्चर।
HCl4 आपको पता है स्क्वायर प्लेनर होगा, SF4C ये टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल। कोबल क्लोराइड 2 माइनस हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और PtCl4 2 माइनस हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कितना मिला, एक, इसके बाद दो, तीन, चार, आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग ट्राइएटॉमिक molecules or ions the total number of linear molecules where the hybridization of the central atom does not have contribution from the d orbital। ठीक है, तो इसमें देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या क्या होगा जिसमें डी ऑर्बिटल का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, वो होगा, आंसर बोल दिया 4 होगा। कैसे, क्योंकि देखिए डी DCl2 आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका हाइब्रिडेशन होगा sp। जी, जो जो sp होगा आपको पता है ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और उसमें कोई डी ऑर्बिटल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता हाइब्रिडेशन, तो वो सभी हम लोग कंसिडर करें। तो आप देखिए कि N3, NO, N2O और NO2 ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि गैलेना, गैलेना आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये होगा PbS, गैलेना प्लेट का ओर। PbS पार्शियली ऑक्सीडाइज किया हाई टेम्परेचर में, उसके बाद एयर स्टॉप बट द हीटिंग इज कंटिन्यूड इन अ क्लोज्ड फर्नेस सच दैट द कंटेंट्स अंडरगो सेल्फ। ठीक है, so the weight of Pb produced per kg of O2 consumed। Okay, so first of all we will always write the reaction. So the Pb 2 PbS, the balanced chemical reactions we will write. After writing the balanced chemical reactions, we will check the net reaction. According to that, we find that 3 mole of O2 gives 3 mole of Pb. Okay, so like we will calculate the weights and we will check that 96 kg of O2 gives 621 kg of Pb. So 1 kg of O2 will give 621 by 96. Easy calculation, that is 6.47. So the answer will be 6.47. Okay. Moving on to the next question. 5.2 molar aqueous solution of methyl alcohol is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol? This is a very easy question. We will just check that more. We will just consider that the methyl alcohol means 1 kg of solution. Then 5.2 molar alcohol solution means like 5.2 moles of methyl alcohol in 1000 kg, like 1 kg of water, that is 1000 gram of water. So we know the molecular weight of water is 18 gram per mole. So we will just calculate the moles as 55.56. Then the mole fraction we can easily calculate 5.2 by 5.2 plus 55.56, that is 0.08. So the answer will be 0.086. Okay. The last question, which is the value of N in the molecular formula BeN Al2Si6O18 is. So we will just, according to the charge balance, we will just calculate 2n plus 6 plus 24 minus 36 0, and we will find out that n value is 3. So the value of n will be equals to 3. So इतना ही था आज के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया सोल्यूशन। कोई भी अगर आपको डाउट हुआ, कोई भी क्वेश्चन रहा इसके बाद, आप जरूर हम लोग को कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग, और मेल भी है, मेल आईडी में भी आप बता सकते हो। और हाँ, जरूर हम लोग को ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन डालने के लिए, और भी अच्छे तरीके से डालने के लिए। ठीक है, कोई सजेशन हो वो भी हम लोग को बोलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। #might is right। थैंक यू।